Hi guys, let's talk about today the company law key concepts which you should not miss at any cost because not only ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बट ऑल्सो फ्यूचर में बहुत काम आएगा. ठीक है. सो आई थिंक ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ ये बहुत ही बोरिंग लग सकता है बट क्या कर सकते हैं. इन लोगों को पसंद है तो पूछ सकते हैं. ठीक है. एंड हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सेक्शन ये आपको आना भी चाहिए. और आई नो डम है बट क्वेश्चन इसका भी बन सकता है. ठीक है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम से ये रिलेट रखता है इसलिए यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन दिस एज वेल. देन एजेंसीज अंडर MC21, पहले तो MC21 क्या है वो पता होना चाहिए. फिर उसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं. एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, एक्सेप्शंस किसी भी चीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बेसिकली मैंने एक हाईलाइट किया है बट आई थिंक सारे ही डिस्टिंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज एक डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आता है. कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, उसके अंदर 3-4 चीज़ों का अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं डिफरेंसेस के. सो यू कैन नॉट इग्नोर इट. Then there is doctrine of corporate wheel, lifting the corporate wheel, very very important. इसमें सलमान वाला जो केस है वो भी important है. सलमान नहीं बोला मैंने सलोमन बोला. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें कैसे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे अक्सर लोगों का ध्यान जाता नहीं है. सबको लगता है अरे छोटा ही तो है क्या कर लेगा, बट छोटे छोटे है ना बड़े बड़े धमाके कर जाते हैं. देन कॉर्पोरेट व्हील का बेसिकली यूज़ यही है टू अनवील दोज दैट आर हाइडिंग देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पता होना चाहिए. देन ऑफ कोर्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए. CS बन जाओगे और इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है भाई. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं. शेयर एंड शेयर कैपिटल. ठीक है, इसमें इतना कुछ खतरनाक नहीं है बट हाँ टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस पता होने चाहिए. उसमें से रेड हेरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का डेफिनेशन आना चाहिए. कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफिकली आप लोग को समझनी है तो मुझे कमेंट्स में बता देना तो मैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी. ठीक है. ऐसे बिकॉज मैं वाइडली कितना कवर कर लूँगी और हो सकता है आपको इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आती ही हों तो मैं क्यों अपना और आपका टाइम वेस्ट करूँ, है ना. तो स्पेसिफिकली कोई चीज़ जाननी हो तो उसका पूछ लेना, मैं बना दूँगी वीडियो छोटा सा इजी लैंग्वेज में समझा भी दूँगी. फ्यूचर में काम आ जाएगा तुम लोग के. ठीक है. डीम प्रॉस्पेक्टस डेफिनेशन पूछ सकते हैं छोटे सा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन शेयर्स प्रोहिबिटेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, हाँ ये क्यों प्रोहिबिशन है एंड ऑल इसका सेक्शन भी पता होना चाहिए तुम्हें. ओके. जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट, बेसिकली इसका पूरा समझ लो वो होता है एक फ्लो चार्ट में प्रोसीजर टाइप का होता है. नॉट दैट डिफिकल्ट बट इग्नोर मत करना. देन एक्विटी विद DVR, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एक्विटी वर्ड तुम लोग बहुत ज़्यादा इजीली समझ सकते हो एंड रिलेट कर पाओगे अगर तुम लोग आजकल शार्क टैंक देख चुके होगे, है ना. शार्क टैंक देख के तुम लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट आते हैं ईसॉप्स में. ईसॉप का एक न्यूमेरिकल बनता है जिसमें एक्सरसाइज पीरियड एंड ऑल वेस्टिंग पीरियड दे दिया जाता है, उसको कैलकुलेट करो. एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है. बाकी प्रेफरेंशियल बेसिस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. बोनस का भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे तो लगता है बन सकता है बड़े आराम से. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं बायबैक. बायबैक का बहुत बड़ा प्रोसीजर है. ओह माय गॉड, इससे डरना नहीं, इसके तुम्हें की एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए. बायबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी लॉ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, सेक्शन 68. देन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में वन ऑफ द टाइप इज डिमिनिशन, उसका क्या मीनिंग है आपको आना चाहिए. देन ट्रांसफरेबिलिटी पे आते हैं. बोर्ड्स पावर टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन, आप लोग को लग रहा होगा बोर्ड क्यों रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर सकता है, बट यस बोर्ड हैज़ दैट पावर, वो आपको देखना पड़ेगा. देन ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं है ये सब. हाँ, ट्रांसफ़र एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स, कोई भी चीज़ मैंने कहा कोई भी चीज़ जो एग्जेम्पशन या फिर एक्सेप्शन बनाती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर वायलेशन हो रहा है आर्टिकल्स का तो फिर क्या होगा, यू हैव टू नो दिस. देन डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. forged transfer, very important. डेथ ऑफ द जॉइंट शेयर होल्डर, आई थिंक इन सब का ना एक केस लॉ बन सकता है कि इतने सारे जॉइंट शेयर होल्डर्स थे, एक का डेथ हो गया, अब कैसा लॉ स्टैंड करेगा एंड ऑल. सो यू हैव टू बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर अबाउट इट. डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस,
हाउ डू यू गेट योर शेयर्स, फिजिकल शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, यस आ गया। प्लेजर हाइपोथेटिकेशन, इस वर्ड से डरना बिल्कुल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन शॉर्ट बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। हाँ, कोई भी ऐसा तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट दिख जाएगा जिसमें 4-5 पॉइंट्स बन रहे हैं, समझ लो भाई क्वेश्चन तो आराम से बन सकता है। और पता भी होना चाहिए, अगर तुम्हें कल को किसी कंपनी की मेंबरशिप चाहिए, तुम्हें खुद नहीं पता मोड्स क्या है, तुम क्लाइंट को क्या बताओगे। सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, कब तुम मेंबर बनना सीज कर दोगे। अब ये मेंबर इंस्टीट्यूट के मेंबर की बात नहीं हो रही है, कंपनी में मेंबर बनने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट बनता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। वीटो पावर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वीटो मतलब जो नो बोल देते हैं जो लोगों के। देन असाइनमेंट ऑफ शेयर्स, व्हाट सिचुएशंस असाइनमेंट पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है वो सब पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग भी इनकी बनती है, इनकी ड्राफ्टिंग भी होती है, शेयर असाइनमेंट के ड्राफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं डेट कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैंने कहा था ना बहुत सारे अगर कैटेगरीज बन सकती हैं या फिर टाइप्स होते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें क्वेश्चन आराम से बन सकता है। देन क्रिएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, रोल ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिवेंचर ट्रस्टी बेसिकली वही होता है जो ये देखता है कंपनी में बैठ के कि इन्वेस्टर्स ने जो अपने पैसे दिए हैं ये, और उनको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया है कंपनी ने, तो कंपनी मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं कर रहा फंड्स का। नेक्स्ट पे आते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटर्न ऑफ इनकम होता है वैसे ही रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होता है, आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। प्रोसीजर क्या है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, प्रोसीजरल वाली चीज़ें हाँ इंपॉर्टेंस रखती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चार्जेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चार्जेस से डरना नहीं, थोड़ा ड्राई लगता है लोगों को ये चैप्टर, मुझे ड्राई बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सो चार्जेस में अगर कोई चीज़ नहीं आपको क्लियर है तो स्पेसिफिकली कमेंट्स में बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट आते हैं प्लेज हाइपोथेकेशन मॉर्गेज, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इनका क्या मीनिंग है पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन लियन, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज एंड प्लेज। देखो वही सारी चीज़ें घूम फिर के बार बार डिफरेंस, बिकॉज ये सब सेम नहीं है। ये तीनों का मतलब दूर से देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट सेम लग सकता है, सिनोनिमसली कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, बट डिफरेंसेस हैं, पता होना चाहिए। देन काइंड्स ऑफ चार्जेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज, इसका मतलब तुम्हें लग रहा हो ये क्या है भाई क्रिस्टलाइजेशन। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जो वेरिएबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं है जो, तो वो ऐसे कौन सी सिचुएशन में वो जो फ्लोटिंग चार्ज है जो अभी अभी जो चेंज हो रहा है, कभी 5 है कभी 6 है कभी 5 है 6 है, किस सिचुएशन में वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। फिर रिस्ट्रेंट ऑन द पावर टू क्रिएट चार्जेस, हाँ कोई भी रिस्ट्रेंट एक्सेप्शन एग्जाम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। validity of a floating charge, subsequent registration shall not prejudice any right। ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं इनको क्या करते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने के लिए कोट्स में डाल देते हैं, कोर्ट में आ जाएगा क्वेश्चन सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट प्रेजुडिस एनी राइट, कमेंट अब करो कमेंट बैठ के, उसके लिए पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पूछ लेना कमेंट्स में, बता दूंगी, बार बार नहीं बोलूँगी, तुम लोग भी बोल रहे हो वरना, ठीक है। अक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज, मतलब कि प्रॉपर्टी तुम्हारे कंपनी के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उस पर ही चार्ज लगा के उसको मॉर्गेज में डाल के पैसे उठा रही है, तो कब तक ये चलेगा भाई, कब तक आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते रहोगे सब्जेक्ट टू अ चार्ज, वो आपको पता होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, इसका क्या मीनिंग है। इंस्पेक्शन ऑफ चार्जेस, कंपनीज रजिस्टर, कंपनी का रजिस्टर बनाना पड़ता है, रजिस्टर का नाम पता होना चाहिए। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आई नो बहुत ज़्यादा वास्ट लगता होगा कि हर जगह पनिशमेंट, कहीं 2 lakhs, कहीं इम्प्रिजनमेंट, कहीं 50,000, कहीं कंपनी को, कहीं ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, आई नो, बट इसका एक्सेप्टेबल बना लो ताकि एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन ना हो। ओके, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अंडर सारफेसी एक्ट बाय अ बैंकिंग कंपनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सारफेसी एक्ट सुना होगा इसका नाम। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड, इंपॉर्टेंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ आईईपीएफ, इसको कैसे यूज़ करेंगे, कंपनी को क्या क्या एक्टिविटीज़ अलाउड हैं टू यूज़ दिस
फंड, ये इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट, ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। वेवर ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये एक तरह का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है। क्यों कोई अपना राइट टू रिसीव डिविडेंड को वेव करेगा भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वेव का मतलब होता है टू लाइक नहीं यूज़ करना, ठीक है। देन प्रोसीजर, इतना कुछ खास नहीं है। ओह, CSR मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेक्शन 135 पता होना चाहिए। CSR में इतना पंचायत मत देखना, सीधे डेफिनेशन में आ जाओ, कमिटी पे आ जाओ सबसे पहले तो। CSR कमेटी जो होती है, तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो कंपनीज होती हैं उनको कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर वो उस लिमिट्स को टच कर रही हैं तो उन कंपनीज को CSR कमेटी बनानी पड़ती है। लेट्स से एक कंपनी ने कोई लिमिट टच कर दी, तो वो लिमिट्स पहले तो पता होनी चाहिए तुम्हें, तो उन पे मतलब CSR एप्लीकेबल है। तो अगर उस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल है तो उसने उसको बनानी है एक CSR कमेटी पहले तो कमेटी में कौन कौन होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, कमेटी बना ली। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है 2%। 2% आपको मिनिमम नेट प्रॉफिट का देना होता है एज CSR एक्सपेंडिचर। तो ये कंपलसरी नहीं है, एक्सपेंडिचर करना कंपलसरी नहीं है। अगर सेक्शन 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल है एज अ कंपनी, तो कमेटी बनाना कंपलसरी है, एक्सपेंडिचर करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर तुमने स्पेंड नहीं किया 2%, तो तुमको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं स्पेंड किया, उसको तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा एज अ कंपनी, ठीक है। स्पेशल मैंडेट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन स्पेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, हाँ, कौन सा नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये पता होना चाहिए। क्या पता ये लोग कभी न्यूमेरिकल बना के दे दें, हु नोज। एंड टैक्स बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे और टैक्स में भी काम आएगा, तो पढ़ लेना। नेशनल CSR अवार्ड्स, ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो थोड़े से बोरिंग है, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है। अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे आते हैं अब। शेड्यूल 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, कंपनीज एक्ट में आई थिंक 7 शेड्यूल्स होते हैं, तो तुमको हर एक शेड्यूल में पता होना चाहिए कि हर शेड्यूल का नाम क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछते हैं लोग, ठीक है। मुझसे भी पूछा गया था एंड यस मुझे पता था। सेक्शन नहीं सॉरी, शेड्यूल 7 है आई थिंक CSR का, यप, ठीक है। ओके, रीओपनिंग और अकाउंट्स ऑन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक पीरियड के क्लोज हो जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं खुलवा सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास पावर है कुछ भी करने का, ठीक है। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। CS मत लिख के आ जाना, CS नहीं होगा इसका आंसर। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसमें CS को साइन करता है ठीक है। राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव कॉपीज, ऑफ कोर्स NFRA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि अभी ये थोड़ा सा डिस्प्यूट में भी था, रिसेंटली न्यूज़ में था NFRA। NFRA का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऑडिटर किसको, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना की लिमिट्स की बात कर रही हूँ। देन गवर्नमेंट कंपनी में अलग होता है। मैंडेटरी रोटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ये क्लियर होना चाहिए आपको। कैजुअल वैकेंसी का क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। देन ऑडिटर नॉट टू रेंडर सम सर्विसेज, ये तो ऑफ कोर्स ये कुछ 4-5 सर्विसेज हैं, इनका नाम क्लियर होना चाहिए विद सेक्शन, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो सेक्शन कोड कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। ये सारी जो मैंने चीज़ें भी बताई हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, इनको रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। रिटन प्रैक्टिस नहीं किया है अगर, तो फिर एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं होंगे आंसर्स, समझ रहे हो, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। और रिटन प्रैक्टिस होगी ना तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी बन जाएगी एंड तुम्हें फिर आंसर रिकॉल करने में भी तुम्हें स्पीड आ जाएगी, तो तुम जल्दी जल्दी लिख पाओगे, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी ऑफ कोर्स अगर कोशिश करो तो। ओके, पार्ट्स ऑफ CAGI। ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं, ब्रांच ऑडिट और कॉस्ट सेक्रेटेरियल पता होने चाहिए। सेक्शन 143 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, बाप रे भयानक भयानक इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते, बट हेडिंग देख सकते हो बस। हाँ ये देखो, इंटरनल ऑडिट, ये इसमें लिमिट्स होती हैं, DPLT, ये मैंने याद करने का तरीका बनाया था। सेक्शन 138 में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तुम्हें केस लॉ टाइप का बना देंगे, बताएंगे एक कंपनी है उसका डिपॉजिट्स ये है, पेड अप शेयर कैपिटल ये है, लोन्स एंड बोरोइंग्स एंड टर्नओवर इतना है, क्या इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का ज़रूरत है। सो तुम बताओगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 कंपनीज एक्ट ये रिक्वायरमेंट होती है, ये लिमिट्स होते हैं, ये लिमिट्स अगर टच हो गए
तो इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। तो मैंने ये याद करने का तरीका बनाया था, DPLT फॉर इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट आते हैं, एनुअल रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन बन जाता है बड़े आराम से। देन ये सब इतना कुछ खास नहीं है। एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देन वेबसाइट पे जो डिस्क्लोजर कंपनी को करनी होती है उसके मिनिमम 1 पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 186, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, नई चीज़ है, ये पता होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ कोर्स 186(2) देख रहे हैं आप ऊपर, लिमिट्स ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है इसका, बहुत ही आराम से। बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, रिग्रेट मत करना, इसलिए पहले से ही क्लियर कर लो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। आरपीटी भाई साहब भयानक इंपॉर्टेंट, एंड रोल ऑफ ऑडिट कमेटी एंड आरपीटी, ये दोनों लास्ट 2 जो हैं भयानक भयानक इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी गैम्बल मत करना ज़िंदगी के साथ, कुछ भी छोड़ देना, बट इन दोनों को कभी मत छोड़ना। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स में आते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कोर्स कितने साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्प्रेरी होते हैं, पता होना चाहिए। बच्चों का खेल है, लेकिन कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं कि जो टेम्प्रेरी आपको रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने होते हैं उनकी लिस्ट बताओ। एज अ कंपनी सेक्रेटरी लिस्ट बनाओ, बैठ के फालतू के क्वेश्चन बना देते हैं, जिसका रियल लाइफ में मुझे तो कोई आज तक यूज़ नहीं आया, ठीक है। ओके, M&A कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन या रिस्ट्रक्चरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर टू मेक कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, देखो यार, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट या तो कंपनी खुद कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, या फिर मेंबर्स और क्रेडिटर्स, या मेंबर्स यानी कंपनियां या क्रेडिटर्स कर सकते हैं, ये बोल के कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है इस कंपनी से, हमें पैसे वापस चाहिए, इसका रिस्ट्रक्चरिंग करो। या ट्रिब्यूनल को सो मोटो लगता है तो वो कर सकता है। देन यू शुड नो M&A प्रोसीजर फॉर अ फॉरेन कंपनी, यू शुड नो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी रूल्स एंड राइट्स। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑफ कोर्स वही वो वाला मिस्ट्री, साइलेंस मिस्ट्री वाला केस आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें उसमें। केस कोट कर दोगे तो +2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, हाँ सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 241। क्लास एक्शन सूट वेरी इंपॉर्टेंट, 245 सेक्शन याद ज़रूर करने होंगे आपको, रोज़ देखो, डेली थोड़ा थोड़ा देखोगे तो याद हो जाएगा एक दिन। देन वाइंडिंग अप एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इन दोनों के जो प्रोसीजर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स मुझे काफ़ी पसंद है ये। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर आप चाहो तो फीचर में बन सकते हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वो सब उसमें देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ओके, MC21 एंड XBRL फाइल, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो लीगल वैलिडिटी ऑफ MCA21, लीगल वैलिडिटी हर चीज़ की इंडिया में चैलेंज कर दी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई केस लो है कोट कर देना, वरना बाद में रोगे, ठीक है। सब्सटैंशियल बेनिफिट्स ऑफ MC21, भाई ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, आप पोर्टल पे घर बैठे बैठे कर सकते हो। हम लोग खुद वही करते हैं, हम लोग को भी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होता है, इनकॉर्पोरेशन करना होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइलिंग ROC से करनी होती है, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, कंप्यूटर पे बैठ के हो जाता है MC21 की वेबसाइट पे। देन देयर इज़ रन फैसिलिटी, इसका क्या मीनिंग है पता होना चाहिए। स्पाइस प्लस का क्या मतलब है, PSC की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस है, वो पता होना चाहिए। और important terms used in e-filing, very important। necessity for pre-certification, ये सभी important aspects हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एकदम डायरेक्ट। XBRL फाइलिंग का भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज XBRL, why is it necessary, do you see any need for it। then of course most important, penalty for filing false documents, most important है ये इस चैप्टर में। ग्लोबल डेवलपमेंट्स में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है, फालतू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट अलग अलग कंट्री का बता रखा है। UK में क्या होता है, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हो सकता है जस्ट टू कवर अ चैप्टर उठा के पूछ लें कि सिंगापुर में क्या होता है, यू नो, ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो भी है। मुझे तो बकवास लगता है, इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों में दो। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स में टाइम दे दो यार, बहुत सही चीज़ है। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, LODR पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए आपको, एंड कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। कमिटीज़, ऑडिट, विजिल, रिस्क मैकेनिज्म, अब सॉरी रिस्क मैकेनिज्म कह रही हूँ, विजिल मैकेनिज्म एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों
मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। CSR आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उन कमिटीज़ का सेक्शन भी अगर पता होगा तो सही रहेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स आर तो समझ में आ जाता है। जो विसल ब्लोअर है वो विजिल मैकेनिज्म में ही आता है। डायरेक्टर्स, बाप रे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें डिन का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। प्रोसीजर क्या है डिन लेने का। हम लोग डायरेक्टर्स के लिए जब डिन अप्लाई करते हैं डिन के लिए, तो वो कंपनी इंकॉर्पोरेशन टाइम पे ही हो जाता है, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इतने नहीं बट वुमेन डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि एडिशनल, ऑल्टरनेट एंड प्रोफेशनल डायरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल ऑल्टरनेट में लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। हाँ, ये नहीं होगा कि एक रेजोल्यूशन में 4-5 अपॉइंट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअली सबको करना होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, कौन सा डायरेक्टर कितनी कंपनीज में ले सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, यस। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, इन सब का क्या होता है, आपको रेजोल्यूशंस भी बनाने को आते हैं। ड्राफ्टिंग हमें तो बहुत ज़्यादा आती है, प्रोफेशनल में आती थी, मतलब प्रोफेशनल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। देन देयर इज एग्जाम्पशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185 फॉर प्राइवेट कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन KMP में आते हैं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन, बाकी रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड कुछ भी देखना हो तो इसमें देख लेना, इतना खास तो नहीं है, बट सेक्शंस अगर बताऊंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मीटिंग ऑफ बोर्ड, LODR रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सैम्पल आपको दे रखा है एजेंडा नोटिस का। कोरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरम देखना है आपको। एंड लीव और एब्सेंस का क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। और मुझे लगता सैम्पल मिनट्स कुछ खास नहीं है देखने की ज़रूरत, एक बार है देखना हो देख लेना, मिनट्स देखने का मन हो गया, बड़े बोरिंग होते हैं। लेकिन जनरल मीटिंग में आ जाओ। AGM वेरी इंपॉर्टेंट, AGM के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, कौन सा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वो पता होना चाहिए। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, दो ही बिजनेसेस होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, वो पता होना चाहिए। एंड उसके अंदर सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस पता होने चाहिए। शॉर्टर नोटिस एंड प्रॉक्सीज, प्रोसीजर ऑफ E-voting, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन मिनट्स। बिकॉज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का एक आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकता है। ओके, वर्चुअल मीटिंग्स, कोविड जब से हुआ है तब से इनके क्वेश्चंस बड़े फेवरेट बन गए हैं। कोविड से रिलेटेड एक केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 1 हमें तो बड़ा देखने को मिल गया था। सो वर्चुअल मीटिंग की डेफिनेशन एंड ऑल। वेन्यू क्या होगा, वेरी नाइस। अगर वर्चुअली मीटिंग हो रही है तो वेन्यू ऑफ नोटिस में, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, नोटिस आप बना रहे हो, तो नोटिस में क्या लिखोगे, वेन्यू क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। देन डिफिकल्टीज ऑफ कोर्स, लीगल में कंपनी सेक्रेटरीज, हाँ ठीक है। एसोसिएट फेलो में डिफरेंस क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मिलेगा। कोड ऑफ डिसिप्लिन एक होता है एंड आप उससे अपील कर सकते हो अगर आप खुश नहीं हो। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस क्या है ऑफ मेकिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। मेगा फॉर्म्स, यस, मीनिंग पता होना चाहिए। रिस्क एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स, बस। आई होप it was usual and और कोई कॉन्सेप्ट समझना हो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू गाइस।